नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने ब्योमकेश बख्शी की जासूसी कहानी अमृत की मौत का तीसरा और अंतिम भाग लेकर। जैसा कि हमने दूसरे भाग में सुना कि सदानंद बाबू की भी हत्या हो गई है और ब्योमकेश अमृत की मृत्यु और सदानंद बाबू की मृत्यु की गुत्थी को सुलझाने के लिए अजीत के साथ मिलकर लोगों से उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। हाँ, लेकिन राखल दास के बारे में आपकी क्या राय है? वह एक कमीना आदमी है। चूंकि बद्री दास ने उसे नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए वह उससे बदला लेने की फिराक में है। परंतु क्या वह झूठ बोल रहा था? नहीं, उसकी कही गई हर एक बात सच थी। लंच के बाद हमने कुछ देर विश्राम किया। इस बीच ब्योमकेश लगातार व्याकुल दिखाई दिए। मैं उनकी व्यग्रता का कारण कतई नहीं समझ पाया। रामधी जंक्शन जाने के इरादे से 4:30 बजे हम विश्राम गृह से बाहर निकल गए। 4:45 बजे रामधी जाने वाली गाड़ी आने वाली थी और उसे 5:10 पर रामधी पहुंचना था। प्रणकेश पाल से बात करने में हमें अधिक समय नहीं लगने वाला था। हम अपने टिकट खरीदने के बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। गेट पर हमारी टिकट की जांच करने के बाद मंतोष ने पूछा, आप लोग वापस कब लौटेंगे? आज रात 10 बजे तक, ब्योमकेश ने उत्तर दिया। प्लेटफॉर्म पर यात्री एकत्र हो गए थे। गाड़ी लगभग 5 मिनट के अंदर आने वाली थी। आसपास नजर दौड़ाते हुए हमने देखा कि गोल मटोल इंस्पेक्टर सुखमय कृषकाय स्टेशन मास्टर हरिविलास बाबू से कोई गोपनीय वार्ता कर रहा था। हमें देखकर सुखमय बाबू ने हमारी ओर अपना हाथ लहराया और टहलता हुआ हमारे पास आ गया। उसकी आंखें उत्सुकता से नाच रही थीं। कहीं जा रहे हैं? रामधी तक जा रहा हूँ, हमें वहाँ कुछ काम है। और आप? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ किसी का स्वागत करने आया हूँ। वह इसी गाड़ी से आ रहा है। उसकी भौहें थिरकने लगीं। कौन है वह? ब्योमकेश ने आश्चर्य से पूछा। उसका नाम नफर कुंडू है, सुखमय बाबू ने उत्तर दिया। जब उसने चावल के बोरे गाड़ी से भेजे थे तो रास्ते में धक्का लगने से एक बोरा फट गया था। उसमें से 2 किलो अफीम निकलकर बाहर गिर पड़ी थी। वह इसी गाड़ी पर था। वह गाड़ी से उतरकर स्टेशन मास्टर के कार्यालय की दिशा में कहीं गायब हो गया है। ब्योमकेश भी प्लेटफॉर्म पर लगी चौकोर टाइलों की ऊपर त्योरी चढ़ाए हुए चल पड़े। बद्रीदास भी यही है, मैंने कहा। बद्रीदास अपने गोदाम की ओर से सारस की तरह स्टेशन की ओर आ रहा था। उसके बर्ताव से लगा कि उसने हमें देख लिया था, लेकिन वह हमारी ओर मुड़े बिना प्लेटफॉर्म से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल गया। ब्योमकेश की त्योरियां और भी घनी हो गईं। विशु बाबू भी यही हैं। 1 मिनट बाद मैंने कहा, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? घुड़सवारों की जोधपुरी पोशाक पहने विशु बाबू गेट से अंदर आए। हमें देखने के बाद वह मुस्कुराते हुए हमारी ओर बढ़े। हेलो, कहीं जा रहे हैं क्या? रामधी तक। अच्छा, सदानंद सूर के बहनोई के पास जा रहे हैं? जी हाँ, हम लोग 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। और आप? मेरा कोई माल आने वाला था, इसलिए उसी के बारे में पूछताछ करने मैं यहाँ आया था। मैं देखता हूँ कि वह आया है कि नहीं। अपने दुबले पतले चेहरे पर मायूस मुस्कान के साथ वह पार्सल घर की ओर चला गया। इस बीच हमें गाड़ी के इंजन की भाप दिखाई पड़ी। कुछ ही पलों में सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आ गई। इससे पहले कि हम गाड़ी पर सवार होते, हमने देखा कि एक अधेड़ आदमी को घेरे हुए कुछ पुलिसकर्मी तीसरी श्रेणी के डिब्बे से नीचे उतार रहे थे। मैंने अनुमान लगाया कि वह अफीम प्रेमी नफर कुंडू था। निश्चय ही वह गुमनाम खत मिलने के बाद कहीं जाकर छिप गया था। 2 या 3 मिनट बाद गाड़ी चल पड़ी। ब्योमकेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें पल पल गहराती जा रही थीं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह अचानक किसी नई समस्या से परेशान हो गए थे और कुछ तय नहीं कर पा रहे थे। क्या मामला है? मैंने पूछा। आप बहुत दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि वह कोई उत्तर देते, गाड़ी के पहियों से अचानक चिचियाने की आवाज आई और वह खड़ी हो गई। खिड़की से अपनी गर्दन निकालते हुए मैंने महसूस किया कि गाड़ी शायद रुक गई थी, क्योंकि उसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला था।
कटीले तारों के बीच से बाघमारी गांव साफ दिखाई दे रहा था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते हुए ब्योमकेश उछल पड़े। ऐसा लगा मानो उनकी सभी समस्याएं हल हो गई हों। मैं यहीं उतर रहा हूं अजीत, अच्छा होगा कि तुम रामधी अकेले जाओ। प्रणकेष्ठ बाबू से सारी जानकारी ले लेना। यह जांचना मत भूलना कि सदानंद बाबू ने अपना संदूक वहां छोड़ा था या नहीं, ठीक है? सीटी बजाने के बाद गाड़ी धीरे धीरे आगे सरकी। ब्योमकेश कूदकर उतर गए। मैंने उन्हें खिड़की से कौतूहल पूर्वक देखा। कटीली तारों से सिकुड़कर बाहर निकलते हुए उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर लहराया और गांव की ओर चले गए। ब्योमकेश ने अतीत में कभी भी इस तरह मुझे अकेला नहीं छोड़ा था। मुझे अपने सिर पर आसमान गिरता प्रतीत हुआ। मैं प्रणकेष्ठ बाबू से किस प्रकार पूछताछ कर पाऊंगा? ब्योमकेश जब किसी से पूछताछ करते थे तो मैं उनकी तकनीक का आनंद लेता था, लेकिन मैंने खुद कभी किसी से पूछताछ नहीं की थी। कौन जानता था कि मेरे सामने क्या कठिनाई आने वाली थी? ब्योमकेश ने मुझे कितना कठिन काम सौंप दिया था। यात्री गाड़ी अपनी छोटे छोटे पाहियों पर आगे बढ़ रही थी। यद्यपि रास्ते में प्रत्येक 2 या 3 मील पर स्टेशन आते जा रहे थे। गाड़ी जल्दी ही रामधी पहुंचने वाली थी। इस बीच मैंने अपनी पूछताछ का पूरा खाका अपने मन में खींच लिया। सबसे पहला विचारणीय प्रश्न यह था कि ब्योमकेश प्रणकेष्ठ बाबू से क्यों पूछताछ करना चाहते थे। प्रणकेष्ठ बाबू सदानंद सूर के बहनोई थे और उनकी पत्नी संभवतः उनकी संपत्ति की एकमात्र वैध उत्तराधिकारिणी थी, क्योंकि सदानंद बाबू के अपने परिवार में कोई नहीं था। क्या सदानंद बाबू ने कलकत्ता जाते समय अपना संदूक अपने बहनोई के यहाँ जमा कर दिया था? क्या उस संदूक में कोई कीमती चीज थी? प्रणकेष्ठ बाबू रोजाना अपने काम के सिलसिले में उधर से होकर गुजरते थे। उनके लिए अपनी ट्रॉली से उतरकर बाघमारी जाना कोई कठिन काम नहीं था। क्या ब्योमकेश को यह संदेह था कि सदानंद बाबू की हत्या उनकी बहनोई ने ही की थी? रामधी जंक्शन पहुंचने के बाद मुझे प्रणकेष्ठ पाल का पता खोजने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। वह स्टेशन परिसर में एक कटीली तारों से घिरी 4 दीवारी के अंदर बने रेलवे के क्वार्टर में रहते थे। उनके घर के सामने एक छोटा सा उद्यान था। बिना बाजू की बनियान और पतलून पहने एक आदमी खुरपी से उद्यान की निराई गुड़ाई कर रहा था। जब उसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो वह हैरान रह गया। क्या आप प्रणकेष्ठ पाल हैं? मैंने पूछा। हमारा प्रश्न सुनकर खुरपी उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। उसका मुंह खुला रह गया और कुछ पल बाद उसने भौचक्का होकर सहमति में अपनी गर्दन हिलाई। मैं यहाँ पुलिस की ओर से आया हूँ, मैंने उसे बताया। आपने शायद सुना होगा कि आपके बहनोई सदानंद सूर की मौत हो गई है। वह इतना हतप्रभ हुआ कि जैसे उसकी पतलून सरक कर नीचे गिर जाएगी। वह आश्चर्य से उछल पड़ा। वह सुशीला सुशीला की आवाज लगाता हुआ घर के अंदर चला गया। मैं भी कम चकित नहीं था। किसी के लिए भी वैसा बर्ताव अप्रत्याशित हो सकता था। मैंने अपने मन में उसकी छवि अपनी पत्नी के भाई के हत्यारे के रूप में निर्मित की थी। पुलिस का नाम सुनते ही वह थोड़ा सहम भी गया था। जब तक क्या वह किसी दुर्दांत अपराधी द्वारा किया गया दिखावा था? क्योंकि अपने बचाव के लिए कोई भी शातिर अपराधी पुलिस की आंखों में धूल झोंक सकता था। क्या प्रणकेष्ठ बाबू भी उसी तरह के इंसान थे? और सुशीला कौन थी? क्या वो उसकी पत्नी थी? 5 मिनट तक अंदर से कोई आवाज बाहर सुनाई नहीं पड़ी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि उसे आवाज दो या वापस चला जाऊं। प्रणकेष्ठ बाबू दरवाजे के पास नजर आए। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपने ऊपर काबू पा लिया था। उनकी पतलून अभी भी पहले जैसी थी, परंतु अब उन्होंने अपनी बनियान के ऊपर एक बुशर्ट पहन ली थी। कृपया अंदर आइए, एक निर्जीव मुस्कान के साथ उसने हमें आमंत्रित किया। मैं उनके अतिथि कक्ष में प्रवेश कर गया। वह एक छोटा सा साधारण कमरा था जिसमें बेत की सस्ती कुर्सियां और मेज रखी थी। घर के अंदरूनी भाग में जाने वाले दरवाजे पर एक पर्दा टंगा था। एक प्रकार से वह पश्चिमी शैली का साफ सुथरा कमरा था। मैं दरवाजे की ओर अपनी पीठ करके बैठ गया, जबकि प्रणकेष्ठ बाबू मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। तो क्या आपको अपने बहनोई की मृत्यु की सूचना मिल गई है? मैंने अपनी बात शुरू की।
अरे हाँ जी हाँ, अपने ख्यालों से बाहर आते हुए प्रणकेश बाबू ने हामी भरी। आपको उनकी मौत के बारे में कब पता चला? अरे आज सुबह। आपको किसने सूचना दी? हरिविलास बाबू ने संतालगोला से मुझे टेलीफोन किया था। माफ कीजिए, क्या आपकी पत्नी सदानंद बाबू की बहन यहाँ है? उत्तर देने से पहले प्रणकेश बाबू की आंखें मेरी ओर से हटकर दरवाजे पर टिक गई। उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ, वह यही है। मैंने अपने पीछे अचानक खुले पर्दे की ओर अपनी गर्दन घुमाई। मेरे लिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं था कि प्रणकेश बाबू की पत्नी सुशीला पर्दे के पीछे खड़े होकर अपने पति को निर्देश दे रही थी। आपकी पत्नी भी मेरे विचार से अत्यंत दुखी होंगी। प्रणकेश बाबू ने एक बार फिर पर्दे की ओर देखते हुए कहा, जी हाँ, वह बहुत दुखी हैं। आपकी पत्नी ही सदानंद बाबू की उत्तराधिकारिणी है, क्यों, ऐसा ही है ना? अरे नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरे कहने का, क्या सदानंद बाबू के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण थे? हाँ, अत्यंत सौहार्दपूर्ण। क्या आप दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे? जी हाँ, सचमुच। एक बार फिर उनकी आंखें पर्दे पर जा टिकी। कहने का तात्पर्य है, खास तौर पर अक्सर नहीं, महीने में एक आध बार। आपने उन्हें आखिरी बार कब देखा था? आखिरी बार मुझे ठीक से याद नहीं है। क्या वह आपसे 10 या 12 दिनों पहले आपके घर पर मिले थे? सचमुच नहीं। प्रणकेश बाबू की आंखें भय से भर गईं। क्या उन्होंने कलकत्ता जाने से पहले आपके पास अपना लोहे का संदूक नहीं रखा था? प्रणकेश बाबू इस प्रश्न से पूरी तरह कांपने लगे। अरे नहीं, कोई लोहे का संदूक, लेकिन मैं नहीं जानता। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? मैंने टोकते हुए पूछा। भयभीत? कतई नहीं। पर्दा हटाकर प्रणकेश बाबू की पत्नी ने प्रवेश किया। अपने पति की कुर्सी के पीछे खड़ी होकर उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, मेरे पति स्वभाव से ही डरपोक हैं। अजनबियों के सामने तो ये और भी अधिक घबरा जाते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या जानना चाहते हैं। मैंने उन्हें टिकट से देखा। वह मजबूत कद काठी वाली लगभग 35 वर्ष की महिला थी। उनके चेहरे पर दृढ़ता एवं आंखों में तीव्रता थी। उनके चेहरे पर अपने भाई की मृत्यु से उत्पन्न शोक का कोई संकेत नहीं था। मुझे यह समझने में कतई देर नहीं लगी कि वह एक विकट स्त्री थी। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे जो कुछ जानना था वह सब मैंने जान लिया है। अब मेरे पास आपसे कुछ और अधिक पूछने के लिए नहीं है। नमस्कार। मेरा सुशीला से पूछताछ करने का कोई इरादा नहीं था। स्टेशन पर वापस आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे वापस जाने के लिए रात 9 बजे से पहले कोई गाड़ी नहीं थी। मुझे वहाँ बीच के 2.5 घंटे बिताने थे। मैंने स्टेशन के चाय वाले से 1 कप चाय खरीद कर पी और अपने स्वभाव के अनुसार कई सिगरेटें फूंक डाली। इस बीच मेरा पूरा ध्यान प्रणकेश बाबू और उनकी पत्नी पर ही टिका रहा। संभव है कि प्रणकेश बाबू स्वाभाविक तौर पर डरपोक किस्म के व्यक्ति हों, परंतु मेरी उपस्थिति में उनकी अत्यधिक व्यग्रता उनकी शिथिल नाड़ियों के कारण नहीं थी। उसके पीछे भी अनिवार्यता कोई अन्य कारण अवश्य रहे होंगे। वे क्या कारण थे? प्रणकेश बाबू ने अपनी पत्नी के निर्देश पर मुझे अनेक झूठ बोले थे। उदाहरण के तौर पर यही कि क्या सदानंद सूर के संबंध प्रणकेश पाल के साथ मधुर थे या नहीं? क्या वो अपने साले के घर बार बार जाते थे या नहीं? क्या उन्होंने 10-12 दिन पहले कलकत्ता जाने से पूर्व अपने बहनोई के घर अपना संदूक रखा था? संदूक में अवश्य ही कोई कीमती चीज रही होगी। वह कीमती चीज क्या रही होगी? क्या वह पैसा था, आभूषण, हथियार? इन सब चीजों के बारे में कोई अनुमान लगाना कठिन था, लेकिन मुझे लगता है कि सुशीला नाम की वह औरत संदूक में रखी चीजों के बारे में अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख पाई होगी और उसने ताला तोड़ दिया होगा। सुशीला जैसी खूंखार स्त्री के लिए कुछ भी असंभव नहीं था, लेकिन उसके बाद संभव है कि उन्हें संदूक में जो कुछ मिला उससे वे सदानंद सूर की हत्या करने पर विवश हो गए होंगे। यह भी हो सकता है कि संदूक में कोई हथगोला था जिसका उपयोग उन्होंने किया हो। लेकिन नहीं, सुशीला चाहे कितनी भी दुर्दम्य स्त्री क्यों ना हो, क्या वह वास्तव में अपने भाई की हत्या कर सकती थी?
और इतने जघन्य अपराध में ब्रॉडकास्ट पालकर शामिल होना तो पूर्णतः असंभव था। लेकिन स्टेशन मास्टर हरिविलास बाबू को अपने मित्र को इतनी दुखद सूचना पहुंचाने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या वह एक मित्र की सदस्यता थी? रात को 9 बजे मैं संताल गोला वापस लौट आया। चंद्रमा आकाश में दिखाई देने लगा था और बाजार में खामोशी छा गई थी। मुझे ब्योमकेश के विश्राम गृह में मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वह मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। आखिर वह थे तो कहाँ थे? उनका खाना बन चुका था। विश्राम गृह का नौकर बरामदे में बैठा ऊँघ रहा था। मैंने उससे कहा कि वह खाना परोस कर थाली को ढक कर रख दे और अपने घर चला जाए। वह चला गया। लैंप को मध्यम करके मैंने बिस्तर पर अंगड़ाई ली। कमरे के पीछे वाली खिड़की से चांद की रोशनी छन कर आ रही थी। ब्योमकेश कहाँ गायब हो गए थे? वह उसी समय अचानक गाड़ी से कूद गए थे। वे इस समय तक बागबारी में क्या कर रहे होंगे? मुझे नींद आ गई। मेरे कानों में ब्योमकेश के बुदबुदाने की आवाज पड़ी तो मैं जाग गया। उठो अजीत, आओ और इसे देखो। क्या? मैंने झटके से उठकर बैठते हुए पूछा। धीरे बोलो। मेरी बांह पकड़कर वह मुझे पीछे वाली खिड़की पर ले गए। बाहर की ओर संकेत करते हुए उन्होंने पूछा, क्या तुम इन्हें देख सकते हो? अभी तक मैंने अपनी आंखें मल कर अपनी नींद नहीं भगाई थी। ब्योमकेश के बर्ताव ने मुझे कोई अप्रत्याशित दृश्य देखने के लिए विवश कर दिया था, लेकिन मैंने जो कुछ देखा उसे केवल घूरता रह गया। क्या एक खुले मैदान में खरपतवार और झाड़ियों के बीच लगभग 15 या 20 फीट की दूरी पर मुझे अर्धगोलाकार स्थिति में 6 भालू जैसी आकृतियां चंद्रमा की ओर दिखाई दे रही थीं। प्रथम दृष्टया वे मुझे काले कुत्ते जैसे प्रतीत हुए। काले कुत्ते, मैंने कहा, परंतु जब उन्होंने संवेद स्वर में चिल्लाना शुरू किया तो मेरा सारा संदेह दूर हो गया। वह सियारों का एक समूह था जो चंद्रमा के प्रकाश में अपने संगीत की मधुर तान सुना रहा था। मेरे चेहरे की भंगिमा देखकर ब्योमकेश की हंसी फूट पड़ी। सियार चौंकाते हुए वहां से भाग गए। यह सब क्या है? मैंने पूछा। आधी रात को मुझे जगाकर सियारों को घूरने के लिए जगाने की क्या तुक है? क्या तुमने कभी चंद्रमा के प्रकाश में सियारों को देखा है? ब्योमकेश ने पूछा। सियारों को चांद की रोशनी में देखने से क्या होता है? तुम्हें आशीर्वाद मिलता है, अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। चलो अब खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। लैंप की रोशनी तेज करके हम अपना डिनर करने बैठ गए। मैंने देखा कि वैसे तो ब्योमकेश किसी भुक्खड़ आदमी की तरह खाना अपने मुंह में डाल रहे थे, फिर भी वह अत्यंत खुश नजर आ रहे थे। आप इतना प्रसन्न किस बात पर हो रहे हैं? मैंने पूछा। इतनी देर आप कहाँ थे? क्या आप बागमारी में थे? बागमारी में तो मेरा काम रात 9 बजे ही पूरा हो गया था, उन्होंने उत्तर दिया। उसके बाद बागमारी में आपको ऐसा कौन सा जरूरी काम था? मुझे दाशु, पातल और गोपाल से मिलना था। मैं देख रहा हूं कि आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं। अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं संताल गोला वापस जाकर इंस्पेक्टर सुखमय से मिला। उसमें 1 घंटा लग गया। उसके बाद मैं स्टेशन गया। हरिविलास बाबू वहां नहीं थे। उन्हें उनके बिस्तर से उठाना पड़ा। मुझे एक लंबी टेलीफोन वार्ता करनी थी। इसी समय थाने में 5 से अधिक लोग नहीं हैं। सुबह तक 10 लोग और आ जाएंगे। मैं वहां सारा प्रबंध करने के बाद ही वापस लौट सका। तो आपको यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि ब्रॉडकास्ट बाबू ने क्या कहा? मैंने पूछा। सचमुच मैं जानना चाहूंगा, मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। मैं उन्हें शुरू से अंत तक प्रत्येक विवरण दिया। ब्योमकेश ने उसे बड़े ध्यानपूर्वक सुना, परंतु कोई रुचि नहीं दिखाई। खाना खाने के बाद अपने हाथ धोते हुए उन्होंने कहा, प्रत्येक दंपत्ति में यदि एक मूर्ख होता है तो दूसरा मक्कार। यह प्रकृति का नियम नहीं बल्कि व्यथित। हम लोगों के इत्मीनान से बैठ जाने के बाद मैंने पूछा, आपकी जेब में वह क्या चीज है? एक पिस्तौल है, उन्होंने कहा। आपको यह कहाँ मिली? पुलिस स्टेशन में। यह इंस्पेक्टर सुखमय की पिस्तौल है। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आप कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे सोने दीजिए। तुम सो जाओ, मुझे आज सारी रात जागना है। यदि हथगोले वाला आदमी डर गया तो क्या होगा? इसलिए सतर्क रहना ही ठीक है। फिर मैं भी आपके साथ जागूंगा। हमने सारी रात जागते हुए बिताई। सौभाग्यवश कोई बाधा नहीं उत्पन्न हुई। सुबह के प्रारंभिक घंटों में
अंततः ब्योमकेश की जुबान खुली और मुझे हमारी अनजान चिड़िया की जानकारी मिली। हम सुबह 7 बजे बाहर गए। ब्योमकेश ने अपने ऊपर एक शॉल लपेट ली ताकि पिस्तौल पर किसी की नजर न पड़े। अभी तक दुकानों अथवा सड़क पर कोई हलचल शुरू नहीं हुई थी। एक आध घोड़ा तांगे के साथ इक्का दुक्का बैलगाड़ियां इधर उधर दिखाई दे रही थीं। हम मारवाड़ी बद्रीदास की मिल में दाखिल हो गए। वह अपने नितंबों पर उकड़ू बैठा हुआ अपने दांत साफ कर रहा था। उसकी बगल में पानी का एक जग रखा हुआ था। पहले तो उसका ध्यान हमारी ओर नहीं गया, लेकिन जब हम लोग थोड़ा और निकट गए तो किसी पिंजरे में फड़फड़ाती चिड़िया की तरह उसकी आंखें इधर उधर नाचने लगीं। उसकी देहाती दातून उसके हाथों से छूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ी। आपको हमारे साथ चलना होगा सेठ जी, ब्योमकेश ने कहा। क्या? पीछे गिरने से पहले थोड़ा ऊपर उठते हुए बद्रीदास ने पूछा। हम आपके मिल में तलाशी लेने जा रहे हैं, ब्योमकेश ने स्पष्ट किया। इस क्षेत्र का एक सम्मानित नागरिक होने के नाते हम आपको एक गवाह के रूप में अपने साथ रखना चाहते हैं। अरे नहीं, पानी के जग से एक तरफ निरंतर कुल्ला करते हुए उसने विरोध किया। हम वहां से दोबारा चले गए। हमें विश्वनाथ मलिक की मिल तक पहुंचने में 5 मिनट लगे। हम मिल के गेट के पास मुख्य लेखाकार नीलकंठ अधिकारी से मिले। इतनी सुबह? उसने अपनी हथेली माथे पर रखते हुए पूछा। आपके मालिक कहाँ हैं? ब्योमकेश ने प्रश्न किया। वह अपने कमरे में चाय पी रहे हैं। चलो उनसे मुलाकात करते हैं। अच्छी बात है। विश्वनाथ अपने कमरे में मेज पर बैठे हुए डबल रोटी और मक्खन के साथ आधा उबले हुए अंडे का नाश्ता कर रहे थे। हमें देखते ही उनका जबड़ा ढीला पड़ गया। उनके गले से एक अस्वाभाविक आवाज निकली। ब्योमकेश बाबू? हमारे पास इतनी जल्दी आने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। ब्योमकेश ने उसे सूचित किया। लेकिन कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से अपना भोजन समाप्त कीजिए। आपको कौन चाहिए? विशु बाबू ने अंडे को एक तरफ धकेल कर हकलाते हुए पूछा। उनके दुबले पतले चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगा था। मैंने आपसे कल कहा था कि आपकी मिल में तलाशी लेना गैर जरूरी है, ब्योमकेश ने उत्तर दिया, परंतु आज मैं कुछ अलग महसूस कर रहा हूँ। विशु बाबू के माथे की नसें फूलने लगीं। वह लगभग फटने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन बड़ी कोशिश के बाद उन्होंने अपने ऊपर काबू पाया और उनके होठों पर मुस्कान लौट आई। आपने अचानक अपना इरादा क्यों बदल दिया? उन्होंने पूछा। मेरे पास अपने कारण हैं, ब्योमकेश ने अनुक्रिया की। मैं कल शाम को रामधी नहीं गया। मैं आपके जंगल में कपास के पेड़ के पास छिपा हुआ था। गांव के 3 छोकरे भी मेरे साथ थे। हमने कल रात जो कुछ देखा उसने आज मुझे अपना इरादा बदलने के लिए विवश कर दिया। विश्वनाथ बाबू की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। अपने कांपते हाथों से एक सिगरेट जलाते हुए उन्होंने अपनी जेब से चाबी निकालकर उनको दे दिया और पूछा, यदि मैं अपने मिल की तलाशी लेने की अनुमति ना दूं तो आप क्या करेंगे? आपकी इच्छा का अब कोई महत्व नहीं है, ब्योमकेश ने कहा। मेरे पास तलाशी का वारंट है। मुझे अपना वारंट दिखाइए। ब्योमकेश ने जैसे ही अपना हाथ जेब में डाला, विशु बाबू ने एक झटके में चाबी से अपनी दराज खोलने की कोशिश की। ब्योमकेश ने जब अपनी जेब से हाथ निकाला तो उसमें पिस्तौल थी। खबरदार, दराज मत खोलना, उन्होंने उसे चेतावनी देते हुए कहा। ब्योमकेश के हाथों में पिस्तौल देखते ही विशु बाबू ने कोने में बैठी किसी जंगली बिल्ली की तरह फौरन अपना सिर घुमा लिया और दराज खोलने की कोशिश छोड़ दी। लेकिन उनके गले से एक धमकी भरी आवाज बाहर आई। सीटी बजाओ अजीत, ब्योमकेश ने आदेश दिया। मैं अपनी जेब में पुलिसिया सीटी लिए तैयार था। मैंने उसे जोर से बजा दिया। 1 मिनट के अंदर ही इंस्पेक्टर सुखमय अपने साथियों के साथ अंदर आ गए। विश्वनाथ मलिक को गिरफ्तार कर लो और इसके हाथों में हथकड़ियां डाल दो इंस्पेक्टर सामंत, ब्योमकेश ने निर्देश दिया। उसके हाथ में दराज की चाबी है जो उसने मुझसे अभी छीन ली है। वो दराज तुम खोलो, सावधान रहना, दराज के अंदर हथियार है। विश्वनाथ मलिक को आसानी से गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसने जंगली बिल्ली की तरह खरोचने की कोशिश की। 5 या 6 लोगों को बड़ी मशक्कत के बाद उसकी कलाइयों में हथकड़ी डालने में सफलता मिली। जब उसकी दराज खोली गई तो उसमें
38 बोर की 26 ऑटोमेटिक अनगिनत गोलियां और 14 हथगोले मिले। काले बाजार में उसकी कीमत कम से कम 20,000 रुपये होगी। पुलिस से घिरे हुए विश्वनाथ मलिक ने नपुंसक घृणा का प्रदर्शन किया। अचानक उसने आक्रामक होते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं चोरी के हथियार बेचता हूँ, लेकिन क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि मैंने अमृत और सदानंद सूर की हत्या की है? इस बात का निर्णय न्यायालय करेगा कि कोई सबूत है या नहीं, ब्योमकेश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। इन पिस्तौलों में एक पिस्तौल वह भी है जिसने तुमने अमृत की हत्या की। अमृत की शरीर में उसकी गोली पाई गई थी। शस्त्र परीक्षण में इसे प्रमाणित करना कठिन नहीं होगा। विश्वनाथ मलिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी हथकड़ियों से अपना माथा फोड़ लिया और बेहोश हो गया। उस दिन दोपहर को विश्राम गृह में खाना खाने के बाद हम लोग अलग अलग बिस्तरों पर लेट गए। पातल, दाशु और गोपाल बारंबार ब्योमकेश के कौशल के प्रति आभार जताने के बाद अपने घर चले गए। अपराधी को मुख्यालय भिजवाने के बाद इंस्पेक्टर सुखमय सामंत थाने के अन्य पुलिस कर्मियों को अंडे की प्लेट पर यह जताने की कोशिश कर रहे थे कि संदिग्ध हत्यारे को पकड़ने में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसकी प्रशंसनीय गाथा वह उन्हें सुना रहे थे। संक्षिप्त में खामोशी के बाद कस्बे की दैनिक गतिविधियां पूर्ववत शुरू हो गई थीं। एक का एक और दो का दो की आवाजें बाजार में सुनाई देने लगी थीं। अमृत और सदानंद सूर जैसे दो अज्ञात लोगों की असामयिक मृत्यु से कुछ अवरोध अवश्य उत्पन्न हुआ था, परंतु दैनिक जीवन की गतिविधियों का प्रवाह निर्बाध रूप से जारी था। संभवतः ऐसा ही स्थिति हत्यारों को फांसी पर लटका दिए जाने के बाद भी बनी रहे। एक के लिए एक और दो के लिए दो की आवाजें बाजार में भविष्य में भी सुनाई देती रहेंगी। तुम दोनों की आत्मा को शांति मिले। छत की ओर देखते हुए ब्योमकेश ने गहरी सांस ली। मुझे सदानंद सूर की मृत्यु का कोई अफसोस नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन बेचारा अमृत इतनी छोटी आयु में नाहक ही मारा गया। आप मुझे सारी कहानी प्रारंभ से बताइए, मैंने आग्रह किया। यह कहानी सदानंद सूर से शुरू होती है, ब्योमकेश ने कहा। यदि वह नहीं होता तो हम अवैध शस्त्र विक्रेता को पकड़ पाने में सफल नहीं होते, इसलिए हम यह कहानी उसी से शुरू करते हैं। सदानंद सूर के स्वभाव से मुझे ज्ञात हुआ कि वह अत्यंत कंजूस और घुन्ना आदमी था। वह अपने रहस्यों को उजागर करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेता था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसने अपनी बहन की शादी का खर्च तो उठाया, लेकिन अपनी शादी नहीं की। उसके पास एक पैतृक घर, थोड़ी सी जमीन और संताल गोला में थोड़ी सी चावल की बिक्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की बिक्री इत्यादि ही उसकी आय के स्रोत थे। चूंकि वह अकेला रहता था, इसलिए मामूली सी आमदनी और कम पैसों से भी उसका काम किसी प्रकार चल जाता था। लेकिन वह भौतिक भोग विलास से मुक्त नहीं था। यह बात सही है कि वह एक कृपण व्यक्ति था और अपने ऊपर अधिक धन खर्च नहीं करता था, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसकी निजी इच्छाएं थी ही नहीं। सदानंद बाबू के पास इच्छाएं तो थीं, लेकिन नकदी नहीं थी। शायद वह अपनी छोटी सी आमदनी में से कुछ पैसे बचा लेते थे, लेकिन उनका स्वभाव उन्हें अपनी मौज मस्ती के लिए पैसे खर्च करने की इजाजत नहीं देता था। इस प्रकार समय बीतता गया। उनकी आयु बढ़ने लगी थी और भोग विलास की शक्ति भी उसी के अनुसार क्षीण होने लगी थी। शायद वह अपनी अतृप्त कामनाओं के साथ ही अपना सारा जीवन बिता देते, लेकिन 45 वर्ष की आयु में उनके सामने एक अवसर स्वयं उपस्थित हो गया। सदानंद बाबू अक्सर विश्वनाथ बाबू की मिल में जाते रहते थे। विश्वनाथ बाबू की दराज में पाई गई आयुर्वेदिक दवाओं की शीशियां आपूर्ति उन्हें निश्चय ही सदानंद बाबू द्वारा की गई थीं। उनकी घनिष्ठता इस मार्ग से प्रागड़ हो गई थी। इसके बाद सदानंद बाबू को अनजाने ही विश्वनाथ बाबू के जीवन का सघनतम रहस्य ज्ञात हो गया, और वह रहस्य था उनके अवैध हथियारों का कारोबार। यह कहना कठिन है कि उन्हें इसकी जानकारी कैसे हाथ लगी।
शायद उन्हें इस बात का पता चल गया था कि उन्होंने अपने अवैध हथियार कहाँ छिपा कर रखे थे। कपास का पेड़ सदानंद बाबू के घर से अधिक दूर नहीं था। संभव है कि सदानंद बाबू ने किसी दिन उन्हें वहां देख लिया हो। सदानंद बाबू उन हथियारों एवं बमों को चुरा सकते थे, परंतु उन्होंने वह रास्ता नहीं अपनाया। सदानंद बाबू को अवैध हथियारों को काला बाजार में बेचने का कोई अनुभव नहीं था। उसकी बजाय उन्होंने भिन्न मार्ग अपनाया। मुझे पैसा दो वरना मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा, उन्होंने विश्वनाथ बाबू से कहा। अर्थात उन्हें विशु मलिक को ब्लैकमेल करने का एक आसान उपाय मिल गया था। विशु मलिक स्वयं भी लाचार था। उसे उन्हें मजबूरन 500 रुपए देने पड़े। वह पैसा लेकर सदानंद बाबू अपने घर गए। उनकी मौज मस्ती का समय निकलता जा रहा था, इसलिए वह अधिक विलंब नहीं कर सकते थे। उन्होंने कलकत्ता जाने का फैसला किया, लेकिन वह अपने स्वभाव से ही अत्यंत सतर्क रहते थे, इसलिए सारा पैसा अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। बहरहाल अपने खाली मकान में पैसा रखकर जाना उन्हें खतरनाक महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने एक भिन्न रवैया अख्तियार किया। मैं जो कुछ तुम्हें बता रहा हूं उसका अधिकांश मेरी कल्पना पर आधारित है, परंतु यह कल्पना अधिक भयावह नहीं है। सदानंद बाबू अपना सारा पैसा अपने लोहे के संदूक में रखते थे और जो कुछ वह बचा पाते उसे उसी में जोड़ते जाते थे। शायद उन्हें कुछ पैतृक आभूषण भी विरासत में मिले थे। इसके बाद वह एक हाथ में संदूक और दूसरे हाथ में कैनवस का एक बैग लेकर निकल पड़े। उन्होंने अपना संदूक अपने भाई बहन बहनोई के घर रामदी में रखने के बाद मौज मस्ती के लिए कलकत्ता जाने की योजना बनाई थी। सदानंद सूर अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े, लेकिन इस बीच विशु मलिक ने उन्हें जाते देख लिया था। वह अभी तक अपना अवैध हथियारों का काला कारोबार बड़े आराम से चला रहा था, लेकिन अब वह सदानंद के जाल में फंस गया था। सदानंद सूर जब तक जिंदा रहते उसके बचने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि सदानंद उससे फिरौती वसूलना जारी रखते। उसने सदानंद सूर से मुक्ति पाने का निर्णय लिया। वह बुद्धिमान था और उसके पास घातक हथियार भी थे। उसके लिए सदानंद से पीछा छुड़ाना कोई कठिन कार्य नहीं था। अपनी बहन के घर संदूक जमा कराने के बाद सदानंद संभवतः कलकत्ता में हंसी खुशी अपना समय बिता रहे थे। इसी बीच विशु मलिक सूर्यास्त के बाद अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में गया और कपास के पेड़ में छिपाए अपने शस्त्रागार से एक हथगोला निकाला ताकि वह सदानंद सूर के घर में उसे लगा सके। सदानंद सूर ने कलकत्ता से लौटने के बाद जैसे ही अपने घर में दाखिल होने की कोशिश की, गोला फट गया। लेकिन सदानंद सूर के लौटने से पहले भी एक दुर्घटना हुई थी। विशु मलिक जब हथियार लेने के लिए वहां जंगल में जाता तो वह घोड़े पर सवार होकर जंगल में जाता था। एक रात लगभग 10 बजे अमृत जिस समय अपनी बछिया खोज रहा था, उसने जंगल में एक काला घोड़ा देखा था। उसे भ्रम हो गया कि उसने भूत के रूप में एक काला घोड़ा देखा था। जब उसने अपने दोस्तों के उकसाने पर जंगल में पुनः प्रवेश किया तो उसने न केवल घोड़े को कपास के पेड़ के नीचे खड़ा देखा, बल्कि उसके सवार को भी पहचान लिया। विशु मलिक शायद उस रात सदानंद सूर के घर में बम लगाकर वापस जा रहा था। वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। अमृत ने विशु मलिक के यहाँ नौकरी की अर्जी दी थी। विशु मलिक ने महसूस किया कि हथगोला फटने के बाद संभव है कि अमृत अपनी गवाही में बता दे कि उसने रात विशु मलिक को सदानंद सूर के घर के पीछे देखा था। अमृत ने शायद उसे सदानंद सूर के घर के पीछे वाली दीवार से उसे उनके घर में कूदते हुए भी देख लिया था। इसलिए उसने सोचा कि अमृत का जिंदा रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। विशु मलिक के पास एक ऑटोमेटिक पिस्तौल थी। अमृत की हत्या करने के बाद वह अपने काले घोड़े पर सवार होकर गायब हो गया। जब मैंने अपराध स्थल की जांच की तो मुझे सबसे विचित्र चीज वहां घोड़े की मौजूदगी लगी। अमृत ने तो अपने हिसाब से एक भूत घोड़ा देखा था, लेकिन मुझे जीवित घोड़े की नाल के निशान मिले थे। हर स्थिति में इस अपराध से एक घोड़ा जुड़ा हुआ था। तब तक हम नहीं जानते थे कि वास्तव में अपराधी कौन था, लेकिन वह जो कोई भी था वह घोड़े पर सवार होकर जंगल में आया था। घोड़े पर सवार होकर यात्रा जल्दी पूरी हो जाती है, परंतु वह लोगों का ध्यान भी आकर्षित करती है।
अपराध करने का इच्छुक कोई भी आदमी कभी नहीं चाहेगा कि लोगों का ध्यान उसके ऊपर आकर्षित हो। तब फिर वह आदमी घोड़े पर सवार होकर जंगल में क्यों गया? उसके पीछे अवश्य कोई कारण होना चाहिए। क्या कारण? क्या वह कारण सदानंद सूर के घर के पीछे वाली ऊंची दीवार को लांघना था? घोड़े की पीठ पर से अहाते के अंदर कूदना आसान था और अहाते से वापसी को आसान बनाने के लिए उसके कोने में एक अमरूद का पेड़ भी तो था। उसके ऊपर चढ़कर अहाते के बाहर खड़े घोड़े के पास उतरना आसान था। लेकिन केवल वही एकमात्र कारण था या उसके अतिरिक्त कुछ और भी था? उसका उत्तर मुझे कल रात मिला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सदानंद सूर अपनी योजना के अनुसार घर वापस लौटे। वह अपने साथ संदूक नहीं लाए थे। शायद वह कुछ दिन आराम करने के बाद अपने बहनोई के घर से संदूक लाने वाले थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अपने घर में प्रवेश का प्रयास करते समय हमारी आंखों के ठीक सामने उनकी अकाल मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सारा मामला मेरी समझ में आ गया। जिस आदमी को मैं यहाँ पकड़ने आया था उसी ने अमृत और सदानंद सूर दोनों की हत्या की थी। जिन लोगों ने हथियार खरीदे थे वे सब लोग बाहरी थे, परंतु हथियार बेचने वाला व्यक्ति बाहरी नहीं था। अमृत और सदानंद सूर दोनों उसे जानते थे। अमृत ने उसे जंगल में देख लिया था और सदानंद सूर ने उसे फिरौती वसूलना शुरू कर दिया था। अब केवल दो चीजें अज्ञात रह गई थीं। वह कौन था और वह काले घोड़े पर सवार होकर जंगल में क्यों जाता था? अमृत ने कहा था कि भूत घोड़े की नाक से लपटें निकल रही थीं। यह उसकी दिमागी कल्पना भी हो सकती थी। दूसरी ओर वह आंशिक तौर पर सच हो सकती थी। इसलिए काले घोड़े की जांच करना जरूरी हो गया था। पूछताछ से पता चला कि संताल गोला में केवल एक ही घोड़ा था जो बद्रीदास मारवाड़ी के पास था। तब क्या बद्रीदास ही असली अपराधी था? वह किसी सर्पीली मछली की तरह एक चिकना घड़ा था। वह मिलावटी चावल तो बेच सकता था, उसकी संकीर्णता उसके चेहरे पर झलकती थी, लेकिन हथियार बेचने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी। और दो की तो बात छोड़िए, वह एक भी हत्या करने का साहस नहीं रखता था। इसके अलावा उसके लिए घोड़े की सवारी करना भी पूरी तरह असंभव था। मेरे गुमनाम खत का एक नतीजा तो यह निकला था कि कुछ लोगों का नाम संदिग्धों की सूची से काटा जा सकता था। मिसाल के तौर पर जमुना दास गंगाराम ने वह पत्र पुलिस को दिखाया था, इसलिए वह संदिग्ध अपराधी नहीं हो सकता था। मैंने सबसे पहले नफर कुंडू पर संदेह किया था, परंतु पता चला कि उसके पास कोई घोड़ा ही नहीं था। कोई आदमी हत्या करने के लिए घोड़ा उधार नहीं मांग सकता था। प्रणकेष्ठ पाल का नाम मैंने पहले ही सूची से काट दिया था। उसके लिए ट्रॉली पर बाघमारी जाना तो संभव था, परंतु उसके साथ ट्रॉली को धक्का देने वाले कुली भी होते थे, अतः उनकी जानकारी के बिना उसके लिए हत्या करना संभव नहीं था। मैं केवल यह जानने का इच्छुक था कि सदानंद सूर के संदूक में क्या था। हर सूरत में संदिग्धों की सूची केवल 3 नामों पर जाकर समाप्त हो गई: बद्रीदास मारवाड़ी, विशु मलिक और इंस्पेक्टर सुखमय। मैं इंस्पेक्टर का नाम सूची से अलग नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास भी एक घोड़ा था। यद्यपि वह काला नहीं था और किसी अन्य के लिए उस प्रकार का कारोबार करना सरल नहीं था। यहाँ चिराग तले अंधेरा होने की कहावत चरितार्थ थी। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि विशु मलिक किसी जमाने में जॉकी था, मेरा सारा संदेह उसके ऊपर केंद्रित हो गया। इसके अलावा मुझे इस बात की भी जानकारी मिली कि उसने सदानंद सूर को 500 रुपए दिए थे। सच्चाई यह थी कि उसने वास्तव में उसे ऋण नहीं बल्कि रिश्वत दी थी। कोई भी कारोबारी सदानंद सूर जैसे भुक्खड़ आदमी को बिना किसी शर्त के पैसा उधार नहीं दे सकता। कल शाम को जब मैं रामधी जाने के लिए गाड़ी पकड़ रहा था, विशु मलिक वहां यह सुनिश्चित करने के लिए आया था कि मैं वास्तव में जा रहा था कि नहीं। दरअसल मेरी रामधी जाने की कोई योजना थी ही नहीं। मैंने अगले स्टेशन पर उतरकर बागमारी वापस आने का फैसला किया था, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया और गाड़ी गांव के आगे जाकर खड़ी हो गई थी। गांव में मैंने पाताल, दाशु और गोपाल को अपने साथ लिया और उसके साथ जंगल में चला गया। पूरे जंगल की तलाशी लेना संभव नहीं था, लेकिन मैंने सदानंद सूर के घर के पीछे
दीवाल जहां नाल का निशान मिला था और कपास के पेड़ की ओर जाने वाले रास्ते को घोड़े के पांवों के निशान खोजने के लिए छान मारा था, लेकिन मुझे वहां कुछ नहीं मिला। अब क्या करें, सूर्यास्त में अधिक विलंब नहीं था। मैंने एक सिगरेट पीते हुए अपनी अगली योजना बनाई। मैंने लड़कों से कहा कि चलो संताल गोला चलते हैं। संताल गोला के किनारे तक पहुंचने के लिए हमने जंगल का रास्ता लिया। वहां जंगल लगभग 150 गज चौड़ा था। उसके एक ओर स्टेशन और दूसरी ओर कोऑपरेटिव बैंक था और उन दोनों के बीच विशु मलिक की मिल थी। कटीली तारों की चारदीवारी में अंदर जाने के लिए एक छोटा सा गेट लगा था। मैंने पातल को अपनी योजना समझाई। मैंने उनसे कहा कि वे लोग थोड़ी थोड़ी दूरी पर पेड़ों के ऊपर चढ़ जाएं और जंगल से होकर कपास के पेड़ की तरफ घोड़े पर चढ़कर अथवा पैदल जाने वाले लोगों पर नजर रखें। वे लोग उसे पहचानने का प्रयास करें, किंतु किसी भी सूरत में उसे खुद पकड़ने की कोशिश ना करें। पातल सीधे विशु मलिक की मिल के सामने वाले पेड़ पर चढ़ गया। दाशु स्टेशन की ओर गया और गोपाल बैंक की ओर। उस रात भी आसमान में चंद्रमा था। कोई भी आदमी उनकी नजर में आए बिना किसी भी सूरत में जंगल में दाखिल नहीं हो सकता था। उन लोगों के एक के बाद एक करके पेड़ों पर चढ़ जाने के बाद मैं कपास के पेड़ की तरफ चला गया। उस पेड़ ने मेरे मन में अनेक संदेह उत्पन्न किए थे। अमृत को उसी पेड़ के नीचे मारा गया था। यदि उस रहस्य की कोई चाबी थी तो वह निश्चय ही जंगल में ही कहीं थी और उसे कपास के पेड़ के पास ही होना चाहिए था। जब मैं पेड़ की ओर लौटा तो सूर्यास्त हो चुका था और चांद निकल आया था। मैं पेड़ से लगभग 20 या 25 गज की दूरी पर एक खुरदरे पेड़ पर चढ़ गया। मैंने वहां किसी चीते की शिकारी की तरह प्रतीक्षा करने की योजना बनाई थी। मेरे पास कोई हथियार नहीं था क्योंकि मैं वहां केवल अपने चीते को देखने गया था। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वह आएगा भी या नहीं, लेकिन यदि वह आएगा तो निश्चय ही रात 9 बजे के पहले आ जाएगा। कपास के पेड़ ने अपनी बहुत सारी फूल और पत्तियां नीचे गिरा दी थीं, इसलिए उसके नीचे कोई छाया नहीं थी। चंद्रमा ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ता जाता था उसका प्रकाश भी त्यों त्यों बढ़ता जाता था। अचानक किसी नजदीकी पेड़ पर कोयल के बोलने की आवाज सुनाई पड़ी। बड़ी अजीब स्थिति थी। एक तरफ मैं शातिर हत्यारे की एक झलक पाने को बेताब था और दूसरी तरफ वहां कोयल की आवाज सुनाई दे रही थी। यह दुनिया भी कितनी अजीब थी। थोड़ा समय और बीत गया। अपनी घड़ी पर निगाह डालते हुए मैंने देखा कि उस समय 7:45 बजे थे। तत्काल मैंने सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने गर्दन घुमाई तो देखा कि एक घोड़ा पेड़ों के पीछे से सधे हुए कदमों से परछाई की भांति चला आ रहा था। वह एक काला घोड़ा था और उसकी पीठ पर एक काले कपड़ों वाला आदमी सवार था। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पाया, लेकिन वह किसी प्रशिक्षित जॉकी की तरह नजर आ रहा था जो अपने आसपास चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखता जा रहा था। घोड़ा सीधे कपास के पेड़ के तने के पास जाकर किसी बुत की तरह स्थिर खड़ा हो गया। उसके बाद मैंने जो कुछ देखा वह कोई सर्कसिया कारनामा था। घुड़सवार ने घोड़े की पीठ पर खड़े होकर पेड़ के तने में बने सुराख में अपना हाथ डाल दिया। जमीन से लगभग 10 फीट ऊपर जहां से शाखाएं शुरू होती थीं, उस पेड़ में एक कोतर बना हुआ था। कोतर मतलब एक खाली स्थान। ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किसी अज्ञात पक्षी का घोंसला हो। अब तक तुम समझ गए होगे कि अपराधी घोड़े पर सवार होकर ही जंगल में क्यों जाता था। हथियारों को जमीन में दबाकर नहीं रखा गया था, वे उसी कोतर में 10 फीट ऊपर रखे हुए थे। कपास के पेड़ में कटीली झाड़ियां थी जिस पर आदमी तो क्या गिलहरी भी नहीं चढ़ सकती थी। हथियारों को छिपाने के लिए उससे सुरक्षित कोई अन्य स्थान नहीं हो सकता था। किसी सीढ़ी से उसके ऊपर अवश्य चढ़ा जा सकता था, लेकिन जंगल में सीढ़ी कौन लगाने जा रहा था। वैसे भी तो जंगल में सीढ़ी ले जाना निरापद नहीं था क्योंकि वह किसी की भी नजर में आ सकती थी। इसलिए घोड़ा सर्वाधिक सुरक्षित था, खास तौर से तब जब उसे किसी जॉकी द्वारा प्रशिक्षित किया गया हो। बहरहाल सवार ने अपने बाएं हाथ में एक बैग थाम रखा था। उस सुराख के अंदर
अपना दाहिना हाथ डालकर उसने एक एक करके सारे हथियारों को अपने बैग में भर लिया। तब तक मैंने घुड़सवार को पहचान लिया था। वह विशु मलिक था। वैसे यदि मैं उसका चेहरा ना भी देख पाता तो उसके टेढ़े पैरों और पतले नाटे कद को देखकर उसे पहचान सकता था। मेरा अनुमान बिल्कुल सही था, लेकिन एक अन्य पहेली अभी शेष थी। मलिक ने काला घोड़ा कहाँ से प्राप्त किया था? यदि उसके पास सचमुच कोई काला घोड़ा होता तो वह मुझसे झूठ बोलकर नहीं निकल सकता था, चाहे वह कितना ही चतुर क्यों ना रहा होता। सच्चाई यह है कि जब मैंने उसके पास कोई काला घोड़ा होने का प्रश्न किया था तो वस्तुतः वह उस समय उसका महत्व ही नहीं समझ पाया था। यद्यपि उसने तो इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि किसी काले घोड़े का इस केस से कोई लेना देना था। मैंने काले घोड़े का रहस्य उस रात घर वापस लौटने के बाद उजागर कर दिया था। अब उसके बाद की दास्तान पर आते हैं। इस बीच हथियारों से भरा बैग लेकर वह अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसके वहां से अदृश्य होने के बाद मैं पेड़ से नीचे उतर आया और पेड़ों के साए में गायब हो गया। घड़ी ने उस समय 8:15 बजे का समय दिखाया। मैं उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां पातल, दीशु और गोपाल छिपे हुए थे। मेरी योजना सफल हो गई थी। चूंकि पुलिस अगले दिन जंगल की तलाशी लेने वाली थी, इसलिए विशु मलिक ने हथियारों को वहां से एक रात पहले ही हटा दिया था। अब प्रश्न यह था कि उसने हथियारों को जंगल से लाने के बाद कहां छिपाया था। केवल अपराधी को खोज निकालना ही काफी नहीं था, हमें हथियारों को भी खोज निकालना था। दरअसल हथियारों के बिना अपराधी को पकड़ना निरर्थक हो सकता था। जब मैं जंगल के किनारे पहुंचा तब तक पातल और अन्य लोग पेड़ों से नीचे नहीं उतरे थे। वे मुझे देखने के बाद नीचे उतरे। तीनों अत्यंत रोमांचित थे। उन्होंने सवार को जंगल में जाते हुए न केवल देख लिया था बल्कि उसे अच्छी तरह पहचान भी लिया था। विशु मलिक अपनी मिल के पीछे दरवाजे से घोड़े पर सवार होकर निकला था। वह ठीक उसी पेड़ के नीचे से गुजरा था जिस पर पातल चढ़ा हुआ था। लगभग 40 मिनट बाद वह हथियारों के साथ वापस लौटा और अपनी मिल के उसी दरवाजे से अंदर चला गया। मैंने पूछा, क्या तुम लोग इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो कि वह अपनी ही मिल के दरवाजे में गया था, कहीं अन्य नहीं? जी नहीं, पातल ने उत्तर दिया। वहीं कहीं और कहीं नहीं गया था, उसी मिल में गया था। मैंने राहत की सांस ली। विशु मलिक कम से कम तब तक तो हथियारों को अपने मिल में ही रखेगा जब तक कि पुलिस जंगल की तलाशी पूरी नहीं कर लेती। मैंने उसे सुबह ही बता दिया था कि पुलिस उसकी मिल की तलाशी नहीं लेगी, जिस पर उसने विश्वास कर लिया था। अवश्य ही विशु मलिक ने मुझे कोई सीधा सच्चा इंसान मान लिया था। मैंने उन लड़कों की पीठ थपथपाकर शाबाशी देते हुए कहा कि मैंने अमृत की हत्या के मामले को हल कर लिया है। तुम लोगों को ढेर सारा धन्यवाद, लेकिन तुम लोग मुझसे आज रात कोई अन्य प्रश्न मत करना। कल सुबह 9 बजे मेरे पास आना, तुम्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। ये बात याद रखना, किसी से एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं है। वे लोग वापस अपने गांव चले गए और मैं पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर सुखमय से पिस्तौल लेने के बाद मैं रेलवे स्टेशन गया। जब मैं वहां सारे प्रबंध करके लौटा तो आधी रात हो चुकी थी और तुम खर्राटे मारकर सो रहे थे। तुम्हें जगाए बिना मैं पीछे वाली खिड़की पर गया। मैंने बाहर मैदान में कुछ जानवरों को देखा। पहले मैंने सोचा कि वे काले कुत्ते थे, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि वे कुत्ते नहीं बल्कि सियार थे। काले कुत्तों का रहस्य तत्काल उजागर हो गया। सियार काले नहीं बल्कि भूरे होते हैं, फिर भी वे काले दिखाई दे रहे थे। वह घोड़ा भी काला नहीं बल्कि गहरे भूरे रंग का था। चंद्रमा के प्रकाश में सभी भूरी रंग की चीजें दूर से काली दिखाई देती हैं। यही कारण था कि अमृत ने काला भूत घोड़ा देखा था और मैंने भी काला घोड़ा ही देखा था। यह था काले घोड़े का रहस्य। इसे काले घोड़े का मजाक कहा जाए तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। खाने की मेज पर तुमने प्रकेश पाल और उनकी पत्नी की कहानी सुनाई थी। यह समझना मुश्किल नहीं है कि उनसे गलती कहाँ हुई। प्रकेश पाल बेशक अपने काम में कुशल था, परंतु घर में उसकी कतई नहीं चलती थी।
वहां उसकी पत्नी का राज था। वास्तव में सदानंद बाबू ने दरअसल अपना संदूक अपनी बहन के पास रख छोड़ा था। पहले उसका ताला तोड़कर नहीं खोला गया था, लेकिन जब सुशीला को पता चला कि उसके भाई की हत्या हो चुकी है तो वह ताला तोड़ने में जरा सी भी नहीं झिझकी। उसने ताला तोड़ा और उसके अंदर जो कुछ मिला सब अपने पास रख लिया। संभव है कि अंततोगत्वा अपने भाई की संपत्ति का अधिकार विरासत के रूप में उसे ही मिलता, लेकिन आप यह बात कानून के सामने नहीं कह सकते थे। बुद्धिमानी इसी में है कि जो कुछ हाथ लगे उसे अपने पास रख लो। यही बहन सुशीला का मनोविज्ञान था। परंतु प्रणकेष्ठ पाल एक ऐसा इंसान है जिसे गलत सही की पहचान है, इसलिए वह तुम्हारे सामने घबरा गया था। और उसके बाद बताने के लिए कुछ भी नहीं है। अब यह वेद व्यास के विश्राम करने का समय है। कौन जानता है कि विशु मलिक जैसे कितने अन्य महान लोग खामोशी से इस भारत जैसे अद्भुत देश में शीर्षासन कर रहे हैं। हल्की मुस्कान के साथ ब्योमकेश ने अपनी करवट बदली। लगभग भोर हो चुकी है, उन्होंने कहा। जितना संभव हो उतनी देर सो जाओ, क्योंकि हम लोग आज रात को कलकत्ता वापस लौट रहे हैं। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आप लोगों से एक विनम्र अनुरोध कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। नमस्ते।